हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। ठीक है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ध्यान देना। मान लो मेरे पास कोई एक वायर है कुछ इस तरह, जिसमें करंट का डायरेक्शन है इधर और ये है I, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड P में रखा हुआ है। B जो है वो डॉट दे देगा, मतलब पूरे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ में है और मैग्नीट्यूड उसका B। ठीक, तो हमको निकालना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर पे फोर्स कितना लगा या फिर उसका एक्सप्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग को बात समझना है कि हम लोग फोर्स का चर्चा कैसे करेंगे। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल F बराबर क्या होता है, QV क्रॉस V, where V is the speed velocity of the charge particle। अब हम बात करना चाहते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर का। तो ध्यान देना, करंट कैरिंग वायर एक कंडक्टर होता है, ठीक है, और कंडक्टर में करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज में हम लोग कंसीडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर को रेफरेंस अपना मान रहे हैं। मान लो करंट इधर दिखाए हैं, तो हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जो चार्ज है ना, वो मान लो E, ठीक है, वो इधर की तरफ जा रहा है। कितने स्पीड से, वेलोसिटी। ठीक, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, अगर हम माइनस चार्ज को कंसीडर कर रहे होते, तो ये इधर जा रहा होता वेलोसिटी, और करंट हम लोग किस डायरेक्शन में बोलते हैं, इस डायरेक्शन। तो ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है जो कि वेलोसिटी ड्रिफ्ट से जा रहा है, इसके पास अपना एक स्पीड है, मतलब ये चार्ज इन मोशन। तो डेफिनेटली इन सब चार्जेस पे फोर्स लगेगा। अब ध्यान देना, ये पॉजिटिव चार्ज को मैंने दिखाया, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने दोनों को दिखाया। ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर को दिखाया और ये नेगेटिव चार्ज कैरियर को दिखाया, ठीक है ना। तो दोनों के मोशन का डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब दोनों चार्ज कैरियर पे फोर्स जो लगेगा वो सेम डायरेक्शन में लगेगा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ में है, तो चार्ज, ये अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, मैग्नेटिक बाहर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। नेगेटिव चार्ज है तो भले वेलोसिटी ऊपर है, थंब का डायरेक्शन, वेलोसिटी इधर है, थंब का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, फोर्स नेगेटिव चार्ज होने के चलते कहाँ लगेगा, नीचे। इसीलिए रेफरेंस एक ही को लिया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वाला कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। अब ध्यान, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे इस वायर। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा इस वायर में एलिमेंट करते हैं, ठीक है। क्यों, उसका बात समझना। ये जो पूरा वायर है ना, ये वायर मतलब किसी भी शेप का हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट वायर, किसी भी शेप का हो। लेकिन जब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कट किया DL, इस एलिमेंट का लेंथ है DL, सिंस इट इज वेरी स्मॉल, तो हमको इतने पार्ट को एक स्ट्रेट लाइन मारना है, ठीक है। चलो तब इसको हम बाहर निकाल के देखते हैं। ये छोटा सा एलिमेंट है DL, ठीक, और इस एलिमेंट में करंट का डायरेक्शन I हो, मतलब करंट I होगा किस डायरेक्शन में, ऊपर के तरफ में। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, सॉरी बाहर, कितना B। हमको इस छोटे से एलिमेंट पे पहले फोर्स निकालना। हम अगर इस छोटे से एलिमेंट पे फोर्स निकाल लेंगे, तो सिमिलरली ये जो पूरा का पूरा वायर है इसी तरह के एलिमेंट का बना हुआ होगा, और हम सबको इंटीग्रेट करके पूरे वायर का निकाल। तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट पे निकालें। इस एलिमेंट पे निकालने के लिए ध्यान देना, हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि किसी dt टाइम पे, इन टाइम dt, ठीक है ना, इस एंड से, हम तो यहाँ से देख रहे हैं ना, इतना ही एलिमेंट देख रहे हैं, तो यहाँ से करंट एंटर कर रहा होगा, यहाँ से करंट एग्जिट कर रहा होगा इतने एलिमेंट के लिए। इस एंड से dq चार्ज इंटर कर रहा है और इस एंड से dq चार्ज एग्जिट कर रहा है। कितने टाइम में, dt टाइम। व्हाट वी हैव कंसीडर्ड, a very small charge dq is entering from this end and exiting from this end, ये dq। तो इस dq चार्ज पे, है ना, इस रीजन में जब वो मूव कर रहा था इस DL एलिमेंट से, तो कितना फोर्स लगेगा। तो ये dq चार्ज कितने स्पीड से मूव कर रहा होगा, वेलोसिटी ड्रिफ्ट, ठीक है। इस पे फोर्स होगा इस फॉर्मूला के हिसाब से, F बराबर dq इंटू V क्रॉस V।
इंटू वी क्रॉस। ध्यान देना इस डी क्यू ने इस एंड से इस एंड तक का जर्नी कितने टाइम पे किया, dt टाइम पे। तो हम वेलोसिटी ड्रिफ्ट को dl/dt लिख सकते हैं, dl/dt लिख सकते हैं। इस चीज को हम यहाँ पुट कर देते हैं, F वेक्टर बराबर dq dl वेक्टर। dl वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कंसिडर करना है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इसलिए dl वेक्टर अपॉन dt क्रॉस b। समझ गए इस चीज को? ठीक है। अब आओ हम dt को इधर ले लेते हैं, तो ये मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा dq/dt इंटू dl क्रॉस b। अब dq/dt का क्या मतलब है, इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन तक कितना चार्ज ट्रैवल किया है, dq, कितने टाइम में dt। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, dq/dt, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, I। ठीक, तो dq/dt को I से रिप्लेस कर दो तो F बराबर आ जाएगा I dl क्रॉस। ठीक है, तो क्या हम लोगों को पता चला कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो इसमें छोटा सा जो एलिमेंट कंसीडर कर रहा है dl, हम लोग सबसे पहले इस एलिमेंट को एक वेक्टर कंसीडर करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे dl वेक्टर। अब इस dl वेक्टर, ध्यान देना, इस dl वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस ये dl वेक्टर छोटा सा एलिमेंट है जो कि स्ट्रेट है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन होगा अलोंग द करंट। हमेशा याद रखना dl वेक्टर का डायरेक्शन विल बी अलोंग द करंट थ्रू dl। इस लेंथ में जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो करंट के डायरेक्शन को ही हम लोग dl वेक्टर का डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। तो इस एलिमेंट में करंट का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर, तो dl वेक्टर का डायरेक्शन भी कहाँ होगा, समझ गए। तो इस dl वेक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो होगा, अगर इस एलिमेंट से करंट है I dl वेक्टर, अगर dl वेक्टर है क्रॉस I into cross product of dl cross, this is the magnitude of मतलब एक्सप्रेशन को। F का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा I dl b sin थीटा। ठीक है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन, है ना, dl वेक्टर एंड b वेक्टर। और डायरेक्शन कैसा पता करेंगे, तो डायरेक्शन पता करने का वही रूल है QEV में जो हम लोग यूज करते थे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उसी रूल से इसमें भी डायरेक्शन यूज करेंगे। ध्यान देना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में हम लोग क्या करते थे, इंडेक्स फिंगर को अलोंग वेलोसिटी, ठीक, मिडिल फिंगर को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस केस में इंडेक्स फिंगर को अलोंग द डीएल वेक्टर, मिडिल फिंगर को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ध्यान देना, ठीक है, और थंब जो आएगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। तो इस छोटे से एलिमेंट पे फोर्स का जो डायरेक्शन होगा dl, वो इधर है, ठीक है, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा dl या df, ठीक है, df किधर होगा, df का एक्सप्रेशन I dl क्रॉस। अब पूरे वायर में निकालने के लिए हमको हर एलिमेंट से, है ना, जैसे यहाँ एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो ये डीएल वेक्टर इधर होगा, ध्यान देना, यहाँ का एलिमेंट के लिए डीएल वेक्टर इधर होगा, फिंगर ऐसे ऐसे, फोर्स इधर ऐसे, ठीक। यहाँ अगर एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो डीएल वेक्टर ऐसे होगा, फोर्स इधर, तो ये फोर्स ऐसे आएगा, समझ गए। तो हर जगह जो है फोर्स जो होगा वो इसी तरह फॉर्मूला से एलिमेंट पे निकालेंगे, और टोटल फोर्स का क्या होगा, इनका वेक्टर है। तो हम लोग अगर इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करने समय हम लोग को वेक्टर लॉ फॉलो करना होगा, मतलब कि हम
उन्हीं एलिमेंट को जोड़ेंगे जो कि सेम डायरेक्शन में है। तो इनको रिजॉल्व करना हो या कुछ भी करना हो, ठीक है, वो देखना हो, ठीक है। बट हम लोग को इतना अभी आगे हम लोग चीज़ें देखेंगे, हम चीज़ें जनरलाइज करेंगे अभी और, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है एलिमेंटल एक्सप्रेशन क्या है। अब इसका क्या मतलब, मान लो ऐसा, अब देखो, मान लो मेरे पास एक स्ट्रेट वायर कंप्लीटली स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट वायर का जो लेंथ है वो है, ठीक। इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट। हमको निकालना है फोर्स ऑन दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो बेसिक वही है, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, dl वेक्टर क्या हो जाएगा, df बराबर I dl क्रॉस b, ठीक। और df का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा I dl b साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो वायर जो है वो dl और b में डायरेक्शन है। dl का जो डायरेक्शन है वो y एक्सिस की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो z एक्सिस की तरफ है। तो थीटा जो है वो 90 डिग्री हो गया, ये सीधे हो गया आइडियल भी, है ना। तो परपेंडिकुलर जब भी रहेंगे तो आइडियल भी हो जाएगा, अदरवाइज आइडियल भी साइन थीटा यूज करना होगा एलिमेंट। अब ये आया इस एलिमेंट किस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो किधर होगा, इधर। डीएल वेक्टर ऊपर की तरफ लेंगे, ये होगा डीएल, ठीक का डायरेक्शन। अब बात करते हैं हमको तो पूरे के पूरे वायर पे फोर्स निकालना है ना। ध्यान देना, ये वायर स्ट्रेट है, इसका मतलब जिस भी एलिमेंट को कंसीडर करोगे ना डीएल लेंथ के, उस पर फोर्स इधर ही, हर एलिमेंट पे फोर्स इधर ही। इसको अगर तुम सीधे इंटीग्रेट करोगे तो v कांस्टेंट i कांस्टेंट dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा l। तो ये कितना हो जाएगा i l किस डायरेक्शन, ठीक। तो सिंपली स्ट्रेट वायर के लिए हम लोग एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं कि अगर ये स्ट्रेट वायर है, ठीक, करंट अगर ऊपर जा रहा है ना, या नीचे जा रहा है, डजंट मैटर, तो जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या देते हैं, डीएल वेक्टर। लेकिन स्ट्रेट वायर के लिए हम लोग पूरा का पूरा ये जो लेंथ है ना, वो एल लेंथ को एल वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, अलोंग द करंट। तो फोर्स जो हो जाएगा हो जाएगा आई एल क्रॉस, ठीक है। मतलब इस एक्सप्रेशन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे स्ट्रेट वायर में तो फोर्स बराबर आ जाएगा आई एल क्रॉस फॉर स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के लिए सीधे आई एल क्रॉस। और एल वेक्टर ऑलवेज रिमेंबर, जिस डायरेक्शन में करंट होगा वही डायरेक्शन होगा एल वेक्टर। एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा एल, जो लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन हमेशा अलोंग द करंट का जरूरत है। समझ गए इस चीज को। अगर करंट का डायरेक्शन नीचे आ गया तो एल वेक्टर नीचे होगा, है ना, माइनस मत लगा देना, वो तो यूनिट वेक्टर में लगने वाला होगा ना माइनस। एल वेक्टर नीचे आ गया मतलब करंट नीचे आ गया तो एल वेक्टर का डायरेक्शन नीचे। समझ गए इस चीज को। फोर्स अगर ये डॉट है तो फोर्स होगा नीचे, है ना, नीचे, ये बाहर, इधर उधर। कितना, आई एल बी, सी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी आई एल बी, ओके। अब देखो, मान लो ये कोई करंट कैरिंग वायर, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, या फिर ये करंट कैरिंग वायर है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन। इस केस में एल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जीरो, थीटा कितना है, 0 डिग्री, और इस केस में थीटा कितने के बराबर होगा, 180। अगर करंट कैरिंग वायर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड या एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स बराबर आई एल क्रॉस बी, और रिमेंबर एल क्रॉस बी फॉर स्ट्रेट वायर इज इक्वल टू 0। समझ गए इस चीज, ये यार। अब और ये क्वेश्चन,
एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ जो है वो है L, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में एक्स एक्सिस की तरफ, और ये करंट कैरिंग वायर जो है ना वो ध्यान दीजिएगा थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस, ठीक, और ये जो है वो बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है ना, मतलब ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच वाले में कहीं से ये इस तरह क्रॉस किया, ठीक है। कितना एंगल बना रहा है ये, थ्री डायमेंशनल इसको बताना है फोर्स ऑन वाई, ठीक। तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, फोर्स का एक्सप्रेशन होगा आई एल क्रॉस बी, ठीक। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, F बराबर होता है आई एल बी साइन थीटा, या थीटा इज एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड मैग्नेटिक, L वेक्टर एंड मैग्नेटिक, ये हो गया, ठीक। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स निकालने के लिए क्या किया है, ठीक है। तो हम ध्यान देना L क्रॉस बी करते हैं, L क्रॉस बी में हमेशा याद रखिएगा राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि देखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाने के लिए हम लोग कंडीशन क्या रखते हैं कि इस तरह क्रॉस करते हैं तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, लेकिन राइट हैंड थंब रूल किसी भी केस में लगा सकते हैं। L वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कहाँ जाएगा फोर्स जाएगा, ठीक। ये दूसरा तरीका ये L जो वेक्टर जा रहा है इसको तुम रिजॉल्व करो, एक होगा इधर L cos थीटा और एक होगा इधर L sin, ये जेड एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ हो गया L sin थीटा, एक्स एक्सिस की तरफ हो गया L cos थीटा। तो ध्यान देना दो पार्ट में जब L वेक्टर को रिजॉल्व किए, ये वाला जो पार्ट है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इस कंपोनेंट में फोर्स नहीं लगेगा, है ना। वहीं पे L sin थीटा जो है वो इससे परपेंडिकुलर है, तो जेड एक्सिस, L sin थीटा जो कंपोनेंट है वो जेड एक्सिस पे, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस पे, हम कहाँ जा रहा है ऊपर, फोर्स कितना होगा आई एल बी साइन थीटा, या फिर दूसरा तरीका यूनिट वेक्टर के फॉर्म, L वेक्टर को हम लोग लिखेंगे, L का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ है, एक कंपोनेंट जेड एक्सिस की तरफ है, L cos थीटा आई कैप प्लस L sin थीटा जी, ठीक है। और B वेक्टर को क्या लिखेंगे, B आई कैप, तो F वेक्टर बराबर आई एल क्रॉस B, ठीक है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, I से I 0, J से I, सॉरी J नहीं है ये K था ना, हाँ, तो K क्रॉस I क्या होता है, तो J आ जाएगा आई एल बी साइन थीटा जी, ध्यान दो अगर करंट का डायरेक्शन इधर ना होता, इधर, तब तो करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे ना, तो L वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो अपोजिट होने का मतलब ये माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, साइन पलट दो, ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, अब क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आई एल बी साइन। समझ गए इस चीज को, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो तुमको ऐसे घुमाना, इस तरह नहीं, वेक्टर इधर है ना, इधर से ऐसे तो नीचे आएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन सेमी सर्कुलर आर्क है ना, सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक। बी का डायरेक्शन दे रखा है, फाइंड द फोर्स ऑन इस वायर पर फोर्स, ये स्ट्रेट वायर तो है नहीं, इसलिए इस में हम लोग डायरेक्ट आई एल क्रॉस बी तो नहीं लगा रहे, तब क्या लगाएंगे, तो हम लोग एलिमेंट कंसीडर करके डी एफ बराबर आई डी एल क्रॉस बी को यूज करेंगे, ठीक है, आई डी एल क्रॉस बी को यूज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस सेमी सर्कुलर आर्क के लिए हम लोग एक्सेस डिफाइन करेंगे,
एक हो गया ये वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये ऑरिजिन हम इसके सेंटर को मान लेंगे। ठीक, अब ध्यान देना, ये सेमी सर्कुलर आर्क है, हमको इस आर्क में एलिमेंट कंसीडर करना है। तो एलिमेंट कंसीडर करने के लिए जो है ना, हम लोग एंगुलर एलिमेंट लेते हैं, मतलब कि इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से किसी थीटा एंगल पर हम एक छोटा सा है ना एलिमेंट कट करेंगे, जो कि सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, डी। ठीक, और ये जो एलिमेंट का लेंथ होगा dl, वो होगा आर डी। नाउ dl वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो dl वेक्टर का डायरेक्शन ये, ठीक है ना, करंट इधर है तो dl वेक्टर का डायरेक्शन। अब इस छोटे से एलिमेंट पे फोर्स कितना लगेगा, तो df बराबर आई dl क्रॉस डी। ये पूरा का पूरा वायर जो है वो एक्स वाई प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, मतलब कि ये जो dl वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच में एंगल 90 डिग्री। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ एलिमेंटल फोर्स कहाँ होगा, तो ये dl वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो ये मेरा आया कितना, सीधे लिखो आई डी एल डी, क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आई आर बी डी। लेकिन जैसा कि मैंने प्रूफ में बताया था इनिशियल, है ना, हर एलिमेंट पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, अलग। देखो यहाँ पे अगर एलिमेंट कंसीडर करेंगे सेम एंगल थीटा पे, इधर से एंगल थीटा पे, ठीक है ना, तो ये पैरेलल एलिमेंट होगा इससे, इस पे फोर्स किधर होगा, तो देखो इस एलिमेंट पे डायरेक्शन ऑफ करंट तो इधर जा रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर फोर्स है ना, तो इसको तुम डायरेक्टली इंटीग्रेट तो नहीं करोगे, इंटीग्रेट करने के लिए वेक्टर लॉ को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन एडिशन है, और एडिशन ऑफ वेक्टर जो होता है ना वो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। ठीक, लेकिन हम देखो इसको लगाने के लिए, जैसे ये दोनों है ना, मतलब कि अपोजिट साइड पे है ना पैरेलल एलिमेंट है ना, जिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइट पे ये होगा वही वर्टिकल हाइट पे ये होगा, जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे इधर से ये होगा उतने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे ये होगा। अब देखो ये फोर्स लग रहा है इधर, ये फोर्स लग रहा है इधर, डिसॉल्व कर, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, तो ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा df cos, और ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा df sin। सिमिलरली इसको भी डिसॉल्व कर, ये क्या होगा df cos, ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये क्या होगा df sin। देखेंगे कि df cos थीटा और df cos थीटा तो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है ना, तो हमको ना df cos थीटा का अगर इंटीग्रेशन अलग से करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट अलग से इंटीग्रेट करेंगे तो df cos थीटा का इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट काउंटर वाला इसमें क्या कर देगा, एलिमिनेट। तो हम सिर्फ कौन से कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे, df y कितना आएगा, आई आर बी साइन थीटा इंटू डी। ठीक है, तो लिखकर इसमें सारे एलिमेंट को तुम यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करोगे ना, जुट जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सब के सब किस डायरेक्शन में, ऊपर के, और नेट फोर्स भी इस वायर पे किस डायरेक्शन में आएगा, ऊपर के डायरेक्शन में ही आएगा, क्योंकि तुमको दिख रहा है इससे वर्टिकल कंपोनेंट जुड़ रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट जुड़ के वर्टिकल ही बन। ठीक, इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ, ध्यान देना। तो हम जैसे दिखाने के लिए ये दिए और ये दिए, तो हम बोले ये दोनों जुटेंगे, तो ये दोनों को जोड़ के हम मत लिखते, ठीक है ना, मतलब df sin थीटा प्लस df sin थीटा 2df sin थीटा को जोड़ के यहाँ नहीं लिखते, ठीक है ना, तो लिमिट तुमको चेंज करना पड़ेगा। हमने बस यहाँ पे इलस्ट्रेशन में दिखाया कि ये कैंसिल होंगे और ये एलिमेंट जुटेंगे, उसी तरह सबके वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो जुटेंगे। तो जुटने के लिए ही तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन का लिमिट पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे, मतलब 0 से पाई। तो जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ये थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहे हैं, 0 से पाई, ठीक है ना, तो हर एलिमेंट को हम लोग काउंट करेंगे, तो इसमें ये एलिमेंट भी आ जाए, है ना, तो इसमें 2 इंटू करने का जरूरत नहीं, 0 से पाई इसको इंटीग्रेट कर,
क्या आएगा आई आर डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से पाई पुट करेंगे तो कॉस पाई होता है -1 कॉस 0 होता है 1 तो ये हो जाएगा 2IR किस डायरेक्शन में F वेक्टर बराबर J है। मैग्नेटिक फील्ड सिंपल मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर के तरफ होता ये फोर्स नीचे आता और अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता और मैग्नेटिक फील्ड यही होता तो भी ये फोर्स नीचे आ जाता। मतलब डायरेक्शन अगर किसी भी एक चीज का बदल दो इस एलिमेंट के डायरेक्शन का बदल दो या फिर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बदल दो फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। अदरवाइज मैग्नीट्यूड वही है 2IR भी ही मैग्नीट्यूड। अब देखो ये जो रिजल्ट आया ना ये रिजल्ट हम लोग के चीजों को और सिंप्लीफाई किया। इससे हम लोग एक ऑब्जर्वेशन मिला। क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि हम इस एलिमेंट को फिर से बनाते हैं। ये मेरे लिए ऐसा ठीक ये मेरे लिए सेमी सर्कुलर लूप था हमको इस पे फोर्स निकालना था। इस पे फोर्स निकालने के लिए हमारा जो फोर्स का रिजल्ट आया 2IR भी आया। इससे हम लोग क्या कंक्लूड किए ध्यान देना कि ये जो एंड है इसको हम लोग कंसिडर करेंगे स्टार्टिंग पर यहाँ से करंट इंटर कर रहा है जो वायर हम लोग कंसिडर किए और ये जो एंड है यहाँ से करंट बाहर निकल मतलब दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज एंड ठीक है फॉर दिस मतलब वायर। अब क्या करेंगे ना हम फोर्स इन द वायर निकालने के लिए इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ है ना। भले इसका पाथ एक्चुअल पाथ करंट का ये लेकिन हम लोग करंट का डिस्प्लेसमेंट पाथ निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट पाथ ये अगर इसको इस एंड से इस एंड जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ में जाएगा तो ये पाथ होगा ठीक है। तो हम इसको पूरे वायर को है ना हटा के इसको रिप्लेस कर देंगे इसके शॉर्टेस्ट पार्ट्स है ना। मतलब कि इस एंड से एंड जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ से रिप्लेस कर देंगे। ये मेरे लिए कैसा हो गया स्ट्रेट पाथ हो गया। अब हम इस वायर पे फोर्स निकालने के बजाय हम इस वायर पे फोर्स निकालेंगे तो ये एक स्ट्रेट पाथ है। इस पे तो फोर्स निकालने का तरीका होगा IL क्रॉस B ठीक है। अब ध्यान देना IL इसका लेंथ कितना है यहाँ से लेंथ होगा ये R प्लस ये 2R हो जाएगा I इंटू 2R इंटू B। एंगल 90 डिग्री है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बाहर। ये किधर की तरफ है एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस। डायरेक्शन तो डायरेक्शन देखो L वेक्टर हम लोग ये कंसीडर करेंगे करंट के डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ फोर्स कहाँ लगा ठीक है। तो ये मेरे लिए हो जाएगा सिंपल I इंटू 2R इंटू या 2IR। ठीक है क्या बोले हम लोगों ने सिंपल लैंग्वेज में ये बात कहा कि हम लोगों ने जो ये प्रूफ किया था कि कोई करंट कैरिंग वायर ऐसा है ठीक इस एंड से इस एंड तक करंट मूव कर रहा है ठीक है और हमको इस पे फोर्स निकालना है। तो ये स्ट्रेट वायर नहीं हो गया हम लोग इसने इस पे एलिमेंट लिया था लेकिन अब इसको बनाने का तरीका क्या है इसका ये एंड को स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करो ये एंड को एंड पॉइंट कंसीडर करो और इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिए। ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ फॉर द करंट टू ट्रैवल फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस ठीक है। और इसको हम लोग ले लेंगे ये लेंथ मान लो आया मेरा L हम लोग कंसीडर करेंगे इसको रिप्लेस करके कि करंट विल मूव थ्रू दिस शॉर्टेस्ट पाथ तो ये हो गया L वेक्टर ये डायरेक्शन ठीक है। और फोर्स ऑन द वायर जो होगा वो होगा IL। हम इसी वायर पे निकाल रहे हैं कर्वीलिनियर वायर पे ही निकाल रहे है ना। तो इसका निकालने का तरीका क्या है इन दोनों एंड को जोड़ दो और इस वायर को इस वायर से रिप्लेस कर दो। जितना फोर्स इस स्ट्रेट वायर में होगा वही नेट फोर्स इस कर्वीलिनियर वायर में भी होगा ठीक है ना। दिस इज द फंडा
ओके, ध्यान दो, फाइंड द फोर्स ऑफ द वायर। ये वायर में हमको फोर्स निकालना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि हम इस वायर में फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, इनको एक स्ट्रेट पाथ से जोड़ेंगे। ध्यान देना, दिस वायर इज ए सर्कुलर आर्क मेकिंग एन एंगल 2 अल्फा एट इट्स सेंटर, और इस सर्कुलर आर्क का जो रेडियस है वो r, ठीक। तो हमको इस वायर पे फोर्स निकालने के लिए हमको इस वायर का लेंथ निकालना होगा l, ठीक। और l वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो करंट को यहाँ से यहाँ जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा। शॉर्टेस्ट पाथ से जाना होगा तो यही होगा ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, तो फोर्स कहाँ जाएगा, इस वायर पे फोर्स आएगा, समझ गए इस चीज को। फोर्स आएगा, फोर्स जब ऊपर आएगा, ठीक है, तो इस फोर्स को निकालने के लिए हमको इसका लेंथ को फाइंड आउट करना होगा। इसका लेंथ कैसे फाइंड होगा, तो ये सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर है, ठीक। ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ये 2 अल्फा था, तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, तो ये लेंथ हो जाएगा r साइन अल्फा, l जो होगा वो होगा 2r साइन अल्फा, ठीक। फोर्स होगा IL क्रॉस b, ठीक है, तो F बराबर हो जाएगा ILB, और IL की जगह लिखेंगे I इंटू 2R B साइन, दिस इज द। अगर अल्फा पूरा एंगल दिया रहता तो यहाँ आंसर में अल्फा बाई 2 आ जाए, ठीक है ना, हाँ। तो ये तरीका हो गया इसको निकालने। अब ये क्वेश्चन देखो, दो सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक। ये आर्क जो है वो YZ प्लेन में, और ये जो आर्क है वो XZ प्लेन में, ठीक। इधर से करंट आ रहा है 2I, है ना, इस वाले में करंट जा रहा है I, इस वाले में करंट जा रहा है I। तो बताना है कि नेट फोर्स ऑन दिस लूप कितना, लूप में नेट फोर्स कितने के बराबर, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें नेट फोर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों लूप आर्क को ना, दोनों सेमी सर्कुलर आर्क को अलग अलग करना। सबसे पहले ये वाली कंसीडर, ठीक। तो ये लूप ऐसे है ना, लेकिन इसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन जो होगा वो ये होगा, ठीक, ठीक। करंट इधर से इधर जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन इधर लोगे, कितना आएगा I इंटू 2RB। तो इस पे फोर्स जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये लूप है ना, ठीक है, करंट इधर है, एक में इधर ही आएगा, हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर है, ठीक है। तो भाई Z एक्सिस के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है L वेक्टर, है ना। तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, फोर्स कहाँ जाएगा, नीचे 1 जो होगा 2I है, इसको नाम दिए 1, इसको नाम दिए। अब निकालो F2 के लिए करंट इस एंड से इसी एंड जा रहा है, तो इसको, इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही होगा, इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही हो, और अगर इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही है, ठीक है, तो फोर्स कितने के बराबर होगा, फोर्स सेम होगा नीचे, तो F1 प्लस F2 दोनों सेम डायरेक्शन में 2I। नेट फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4I, ठीक है। नेट फोर्स 4I है, क्योंकि दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम होने के चलते दोनों पे लगने वाला फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, 4I आएगी। अब देखो, ये एक वायर फ्रेम है, 2 पार्ट का, है ना, 2 वायर इसमें, एक वायर ये
बेंट तक समझो, दो वायर क्या है, एक बेंट वायर है, ठीक, इसका लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है, उन दोनों के बेंट में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री। करंट इससे पास कर रहा है, बताना है कि इस फ्रेम पे फोर्स कितना है। तो डेफिनेटली इस वायर पे फोर्स जो लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा, इस वायर पे जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, एल वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, इधर लग रहा होगा। और नेट फोर्स जो होगा इन दोनों का रिजल्ट है। तो हम लोग को जब नेट फोर्स निकालना है ना, तो नेट फोर्स निकालने का तरीका वही, भाई ये पूरा का पूरा जो है एक ही वायर है, पहले बेंट फॉर्म है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसका एंड पॉइंट ये है, मिला दो, मिल गया, ठीक है ना। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस एंड से इस एंड करंट जा रहा है, मतलब ये 60 डिग्री है, ये एल है, तो ये भी 60, ये भी 60, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, मतलब ये भी है। इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, तो करंट है इधर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, लगेगा ऊपर, कितना IL, F बराबर होगा IL, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में होगा ILB। इसको भी उसी तरह, अगर तुम इसको देखना चाहते हो, वेरीफाई करना चाहते हो इस लॉजिक को, तो कर लिया जाए। ये फोर्स कितना होगा, इधर की तरफ है, ये ऐसे, ये होगा ILB, किधर इधर, ये भी कितना होगा, L लेंथ है, फोर्स इधर आ रहा है, कितना ILB, है ना। अब बताओ इन दोनों में एंगल कितना, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, है ना, इन दोनों को मिला दो, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री है। तो इस वायर पे दो फोर्स लगा है, एक इधर एक इधर, दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री, ये F है ये F है, तो इसका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, F आएगा, F बराबर IL। देखो किस डायरेक्शन, वर्टिकल, ठीक है। पर और हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि हम लोगों को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल के सीधे उसको स्ट्रेट पार्ट पे ILB जितना फोर्स आएगा वही पूरे वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, एक स्क्वायर वायर फ्रेम है, ठीक है, और इस स्क्वायर वायर फ्रेम में करंट मूव कर रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन में वो हम लोगों को दिख रहा है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग को बताना है कि what should be the value of current I in this circuit so that the system remains in equilibrium। और क्वेश्चन में दिया है कि कंसीडर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के चलते इस M पे नीचे लग रहा होगा फोर्स mg, ठीक है ना। तो इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमको इस सिस्टम पे फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ, समझ गए इस चीज को, ठीक है। अब इस सिस्टम पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा कौन, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के चलते फोर्स जो होगा वो ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा और सिस्टम इक्विलिब्रियम। अब कैसे लगाएंगे, ध्यान दो, ये जो पूरा का पूरा जो स्क्वायर लूप है वो कंप्लीटली इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं, यहाँ जो मैंने बॉर्डर ड्रॉ किया है, इस बॉर्डर से ऊपर जितना पार्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई कर रहा है, ठीक, और इस बॉर्डर से नीचे जितना पार्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा। तो ध्यान देना, इतने पार्ट पे तो हम लोग को फोर्स का कंसीडर करना ही नहीं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड पे लाई कर रही है। अब पता बस हम लोग को देखना है यहां से लेके यहां तक ये वाला जो फ्रेम है इस पे कितना फोर्स लगता है, इस पे फ्रेम, इस पूरे फ्रेम पे लगाने के फोर्स निकालने के लिए इतना दिमाग नहीं है लगाना है, बस ये पॉइंट और ये पॉइंट को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से जोड़ दिए। इस पूरे वायर फ्रेम में जो फोर्स होगा उतना ही फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो तुमने ड्रॉ किया है, अगर इसमें करंट इस पॉइंट से इस पॉइंट इधर जा रहा होगा, इतना लग रहा होगा, उतना ही पूरे वायर पे, समझ में आ रहा। तो इस पे कितना लग रहा है, तो स्क्वायर का लेंथ दिया है a, उस पर फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, IAB ऊपर, ठीक है, फोर्स लग रहा होगा IAB, एंड दिस इज सफिशिएंट टू बैलेंस दिस वेट, IAB बराबर mg, वी नीड टू फाइंड I बराबर क्या हो जाएगा, mg बाई AB, दिस इज योर आंसर, ठीक है।
क्या किया कंसीडर, देखो कितना पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में है बस उतना ही पार्ट में फोर्स लगता है। यहाँ से लेके यहाँ तक कि ऊपर जितना पार्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक वायर का फ्रेम हो गया कुछ इस तरह, इतना हमको इस फ्रेम पे फोर्स निकालना है, हम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल देंगे ये, और ये हो गया मेरा करंट का डायरेक्शन। तो जितना इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर फोर्स लग रहा होगा वही फोर्स ना इस पूरे वायर पे लग रहा होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ट्रायंगुलर वायर फ्रेम है, ठीक है, और ये वायर फ्रेम जो है ना वो इक्विलिब्रियम में रखा हुआ सिस्टम। ध्यान देना, ये जो पार्ट है उसके नीचे वाला पार्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर के रीजन में है, और ये वाला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाला है। और ये वायर फ्रेम जो है वो इक्विलिब्रियम में क्यों है, तो इस पर दो फोर्स लग रहा है। एक इसका खुद का वेट, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने एक एम हैंग किया हुआ था, सस्पेंडेड किया हुआ है, इसमें उसमें हम लोगों ने वायर फ्रेम का वेट नहीं दिया, लेकिन इस केस में वैसा कुछ नहीं है। इस केस में वायर फ्रेम का वेट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है वेट एम, और इस पे करंट फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली इस पे मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा होगा, है ना। तो इन दोनों के इन्फ्लुएंस में ये सिस्टम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। क्या होगा इक्विलिब्रियम का कंडीशन, तो देखो ध्यान से, ये यहाँ से लेके यहाँ से ऊपर तक वाला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, तो इस पे फोर्स निकालने के लिए मैंने ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना, इसका लेंथ कितना होगा b, ये मैंने दे रखा है। तो इक्विलिब्रियम पे आई बी वी है ना बराबर एम जी, ठीक है, आई बी वी बराबर एम जी। अब देखो क्वेश्चन में हो सकता है ना, हमने तो यहाँ सब चीज देखी, क्वेश्चन में हो सकता है कि तुमको आई नहीं दिया हो तो तुम आई इस एक्सप्रेशन से निकाल दो, हो सकता है तुमको बी नहीं दिया है, स्मॉल बी, तुम इस एक्सप्रेशन को स्मॉल बी निकाल दो, हो सकता है तुमको कैपिटल बी नहीं दिया तो इस एक्सप्रेशन से कैपिटल बी निकाल दो, हो सकता है इसको इस एक्सप्रेशन में तुमको एम नहीं दिया था, इस एक्सप्रेशन से एम नहीं निकाल सकते, निकाल दिया। अब क्वेश्चन कुछ ये बोल रहा है कि द वायर इज पुल्ड स्लाइटली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसको हमने नीचे की तरफ हल्का सा खींची, ठीक है। प्रूफ करना है दैट द फ्रेम विल अंडरगो एसएचएल एंड आल्सो फाइंड द टाइम। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, पुल करके देखते हैं। तो लेट अस सपोज कितना पुल किए, तो हम लोग मान लेते हैं वाई हाइट नीचे पुल। तो अब ये मेरा फ्रेम कैसा हो जाएगा, और इस फिगर को एनालाइज करना है। ठीक है, ये मैंने पुल कर दिया, ये जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा L+1, ठीक है। मैंने इसको पुल कर दिया कितना नीचे तक, Y नीचे तक। ध्यान देना, जब ये Y नीचे आएगा ना तो ये भी Y नीचे आएगा, ये भी Y नीचे आएगा, ये जो पूरा लेंथ है वो हो जाएगा L+1। तो ये वाला जो बी इंड है ना वो भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हमको मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको पुल करने से, तो नीचे तो mg लगेगा, ऊपर फोर्स जो लग रहा होगा वो अब IBB नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि जब ये पुल हो गया नीचे ना, ध्यान देना, ये जब नीचे पुल हुआ तो पहले ये इतना एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड बाउंड्री पे था, अब ये वाला एंड और ये वाला एंड बाउंड्री पे है, मतलब लेंथ जो है ये वाला बढ़ गया। इस वायर फ्रेम का ये जो लेंथ है वो इंक्रीज करेगा। कैसे, ध्यान देना, जब पुल किया ना पहले ये एंड और ये एंड बाउंड्री पे था, इन दोनों जोड़ने वाला था लेंथ बी। अब इसको वाई आई पुल किए हैं, ये एंड और ये एंड बाउंड्री पे, तो ये लेंथ बढ़े,
लेट अस सपोज कि ये लेंथ कितना हो गया बी डैश। अब जो फोर्स होगा ऊपर की तरफ में, ठीक है ना, होगा आई बी डैश बी। ठीक, सिंस बी डैश बढ़ चुका है फोर्स भी बढ़ चुका है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा आई बी डैश बी माइनस एम जी, एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ध्यान देना ये नेट फोर्स का जो नेचर है वो रिस्टोरिंग है। रिस्टोरिंग का मतलब नेट फोर्स ऊपर हो गया, एम जी तो वही रह गया ना, लेकिन नेट फोर्स ऊपर हो जाने का मतलब कि तुम अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस जाना चाहते हो ना। इसका मतलब फोर्स का नेचर कैसा है। अब हमको ये बी डैश निकालना, तो बी डैश कैसे निकलेगा, सिमिलर ट्रायंगल है ना। सिमिलर ट्रायंगल में इनिशियली ये लेंथ बी था, ये लेंथ एल, अब ये लेंथ बी डैश हो गया, ये एल प्लस वाई हो गया। तो लिख दो, क्या लिखोगे बी बाई एल बराबर बी डैश बाई एल प्लस वाई, है ना। तो बी डैश बराबर हो जाएगा, बी डैश बराबर हो जाएगा बी बाई एल इंटू एल प्लस। समझ गए इस चीज को। तो इस वैल्यू को पुट कर दो, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो मेरे लिए क्या रिजल्ट आएगा आई बी डैश मतलब कि आई बी बाई एल एल प्लस वाई इंटू बी माइनस एम जी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। इसको तोड़ दो, ये टूटेगा तो एल एल कटेगा, आई बी बी प्लस आई बी बाई एल इंटू वाई बी माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ध्यान देना आई बी बी बराबर एम जी है, इनको काट दो, तो बचा क्या, बचा क्या, बचा तुम्हारा नेट फोर्स इज इक्वल टू ठीक है नेट फोर्स एम इंटू ए बराबर है ना आई बी बी बाई एल इंटू वाई। ठीक, एक्सीलरेशन बराबर आई बी बी एल बाई एम इंटू वाई। Acceleration is directly proportional to y as well as the nature of acceleration is restoring, that means it will undergo SHM। टाइम पीरियड के लिए क्या लिख दोगे ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई फॉर डिस्प्लेसमेंट, वाई वाई कट गया, ओमेगा बराबर आ जाएगा रूट अंडर आई बी बी बाई एम एल। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा मतलब एम एल बाई आई बी बाई। अब देखो फोर्स ऑन ए क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड कंप्लीटली इन यूनिफॉर्म है। एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट जो है वो क्लोज पाथ में है, ठीक है ना। क्लोज पाथ का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाता है जीरो। तो फोर्स जो है वो होगा आई एल क्रॉस बी, ये भी क्या हो जाएगा। इस तरह के सिनेरियो में जब ये कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में है क्लोज लूप में, जिसमें करंट भी जो है ना वो क्लोज लूप बना रहा है, मतलब करंट का कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, स्टार्टिंग पॉइंट इसी पॉइंट से बाहर निकल रहा है, इसी पॉइंट से इंटर निकल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए नेट फोर्स जीरो। देख लो ये वाला जो वायर इसका फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर, ठीक है। तो ये वाला वायर का फोर्स किधर लगेगा नीचे, दोनों का वायर पे फोर्स कहाँ लगेगा इधर, इस वाले पे नेट फोर्स जो हो गया, ठीक। अगर सर्कुलर लूप ऐसा हो, मतलब क्लोज लूप ऐसा हो, किसी भी तरह का हो, इसका नहीं कंसीडर करना है ऐसा, और इसमें करंट क्लोज पाथ में मूव कर रहा है, इसमें भी फोर्स कितना होगा जीरो। इसमें
इसमें भी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसके लिए खास, ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूं। फाइंड द, ठीक है, दिस, जब तक ग्रेविटी ना बोला जाए ग्रेविटी कंसीडर नहीं करना है। इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0 लग रहा है ना। लेकिन हमको फाइंड करना है, फाइंड द टेंशन इन द वायर ऑफ द, ठीक है, करंट इज दैट। इस वायर फ्रेम के, है ना, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, वायर में उसको एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करते हुए टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा या उसमें कितना टेंशन होगा, ठीक है, बनाने के लिए ध्यान देना। तो सबसे पहले इसमें नेट फोर्स कितना है? 0। तो नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब क्या ये टेंशन पे होगा, इसके बारे में कंसीडर करना। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इस पे फोर्स लग कैसा रहा है, ठीक है ना। चलो कंसीडर करते हैं फोर्स को। ध्यान देना, हम सर्कुलर लूप में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है ना वो सेम है, इसका मतलब कि इस पे नेट फोर्स 0 है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना इस वायर के हर एलिमेंट पे फोर्स 0 होगा, ऐसा नहीं है। देखो अब मैं ये दिखाता हूँ, ये जो छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, करंट किधर है? इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर। इस एलिमेंट पे फोर्स किधर लगेगा? ये एलिमेंट कंसीडर, इस एलिमेंट पे फोर्स किधर लगेगा? ये एलिमेंट कंसीडर, इस एलिमेंट पे फोर्स किधर लगेगा? ये एलिमेंट कंसीडर, करंट इधर, फोर्स किधर लगेगा? ठीक है ना। तो तुमको क्या देखने को मिलेगा कि मेरा ये पूरा का पूरा जो सर्कुलर लूप है, इसके हर एलिमेंट पे फोर्स इस तरह लगेगा। लेकिन इन सभी फोर्सेस का जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा ना, एफ नेट जो होगा, एक दो बातों में थोड़ा सा फर्क होता है। एक होता है ना कि किसी बॉडी पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, किसी पोजीशन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है और नेट फोर्स भी तब 0। और एक बात हो गया कि बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन उन सब का रिजल्टेंट 0। तो इस केस में वो सिनारियो, इस सब पे फोर्सेस तो लग रहे हैं लेकिन नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्लोज लूप में हमेशा नेट फोर्स क्या होता है? अब इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो तुम्हारा 2 हाथ है, तो अपने दोनों हाथ को ऐसे फैलाए, एक बंदा इस हाथ को पकड़ा, दूसरा बंदा इस हाथ को पकड़ा, और दोनों मिलके सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से तुम्हारे हाथ को खींचने लगे। ये इधर ले जाना चाहता है, ये इधर ले जाना चाहता है, और तुमसे पूछा गया कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन योर बॉडी, तुम्हारा आंसर होगा 0। कितना आंसर होगा? 0, क्योंकि जितना फोर्स ये इधर लगा रहा है उतना ही फोर्स इधर आ रहा है। लेकिन अगर तुमसे हम क्वेश्चन पूछे कि क्या तुम्हारा हाथ में कोई स्ट्रेन होगा, क्या तुम कोई स्ट्रेन फील कर रहे होगे, है ना, या क्या तुम्हारे हाथों में कोई टेंशन डेवलप हो रहा होगा, तो उसका आंसर होगा हाँ। ऑब्वियसली तुम्हारा जो हाथ है वो इमेंस स्ट्रेन में होगा, इमेंस टेंशन में होगा। उसी तरह ये जो सारे फोर्स है ना, ये पूरे लूप को स्ट्रेच करना चाहते हैं, लेकिन नेट फोर्स 0 है, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके वायर में टेंशन डेवलप नहीं होगा, इसके वायर में टेंशन डेवलप होगा। दिस होल वायर फ्रेम विल बी इन अंडर टेंशन, और हमको उस टेंशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो बड़ा कॉमन सा लॉजिक से ये सवाल बनेगा। कैसे बनेगा? ध्यान, इसमें टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? लेट अस सपोज द टेंशन इन द वायर इज T। तो ये मैंने, ये मेरे लिए वायर, ठीक है ना, हमको इसमें टेंशन नहीं है, ठीक। लेकिन हमको ये भी पता है कि ये पूरा पूरा वायर अंडर इक्विलिब्रियम है, मतलब नेट फोर्स क्या है? 0। तो हम क्या करेंगे, इस वायर फ्रेम को ना 2 पार्ट में कट करके हम इसको विजुअलाइज करेंगे, इसके फ्री वायर। हम इतने पार्ट को कट करके अलग, ये वाला, बस इतना, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये, ठीक। ये दोनों जुड़े हुए थे, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो अब इसका हम फ्री बॉडी बनाते हैं।
ध्यान देना, ये वाला जो एंड होगा और ये वाला जो एंड होगा, इस वाले एंड पे ये वाला वायर फ्रेम का पार्ट टेंशन लगा। हम जब यहाँ से इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं तो इधर वाले वायर फ्रेम पे टेंशन इधर लग रहा हो, ठीक है, और इधर वाले वायर फ्रेम पे टेंशन इधर लग रहा है। तो हम इस पार्ट को देखते हैं, इस पोजीशन पे टेंशन होगा इधर की तरफ की, सिमिलरली इस पोजीशन पे टेंशन होगा इधर की तरफ। अगर हम सिर्फ फ्री बॉडी किसका कंसीडर करते हैं, इस सेमी सर्कुलर पार्ट, इस सेमी सर्कुलर पार्ट, इस एंड पे टेंशन इधर कौन लगाएगा, ये वाला। इस एंड पे भी टेंशन इधर अवे फ्रॉम द बॉडी कौन लगाएगा, ये वाला। ठीक, और कोई फोर्स इस फ्रेम पे लग रहा होगा तो इस फ्रेम पे एक और फोर्स लग रहा होगा, वो होगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। इतने पार्ट पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है किधर, तो ध्यान देना, उसको निकालने के लिए क्या होगा, एक सेमी सर्कुलर वायर हो गया है ना, जिसमें करंट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम इसको इधर लेके आए हैं। ठीक, तो इस एंड से करंट इंटर करके इस एंड से एग्जिट कर रहा है। हमको इस पूरे वायर में मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंसीडर कर लेना है। ठीक, यहाँ से कितना लेंथ हो गया ये, अब बताओ इस पे फोर्स कितना है, इस पे फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ फोर्स की, तो इस पे फोर्स आ रहा होगा 2I, ठीक, और इधर टेंशन कितना है 2, इक्विलिब्रियम लगा दूं, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा 2T बराबर 2I, ठीक, T बराबर आ जाएगा I R। क्या टेंशन का कॉन्सेप्ट आया, समझ में आया, कैसे बनाया, तो कट करके हम इसका एक पार्ट को, इक्विलिब्रियम ही है, एक पार्ट का फ्री बॉडी बना, तो इस पार्ट को अगर हम कट करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में क्यों, इधर लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स और इधर लग रहा है टेंशन। उसी तरह ये इक्विलिब्रियम में क्यों, इधर लग रहा है 2T और इधर लग रहा है 2I। चेक करके देखिए, हो गया ये। अब इस क्वेश्चन को ध्यान, फाइंड द फोर्स ऑन द वायर फ्रेम, क्लोज वायर, फाइंड द नेट फोर्स। इस क्वेश्चन को के लिए आंसर 0 नहीं। अब तुमको इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया कि डिफरेंस समझना होगा। हमने किस तरह के लूप के लिए, क्लोज लूप के लिए फोर्स 0 बोला है, जिसमें करंट क्लोज पाथ, इसमें करंट क्लोज पाथ, मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों सेम, इस तरह करंट क्लोज पाथ को मूव कर। लेकिन ये भी एक क्लोज लूप है, लेकिन इसमें करंट जो है ना वो क्लोज पाथ में नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि करंट इधर से आ रहा है, इस जंक्शन पे डिवाइड करके इधर गया I1, इधर गया I2, ठीक है, और ये I2 इस जंक्शन पे I1 मीट करके फिर से इधर निकल गया I, है ना। तो इसमें करंट जो है वो क्लोज पाथ पे मूव नहीं कर रहा, तो इसमें जो फोर्स होगा वो 0 नहीं। तो क्या होगा, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड, ठीक है, ये पूरा का पूरा कंप्लीटली अंदर है मैग्नेटिक, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, जोड़ दो, ठीक है, और जोड़ दो। इससे करंट कितना जा रहा है, इससे करंट जा रहा है I1 प्लस I, ठीक है, इससे करंट कितना जा रहा है, ये I1, ठीक, और ये I2, तो दोनों के लिए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही हो गया ना, तो ये I1 के लिए भी हम ये लिख लिए और ये I2 के लिए भी इसी डायरेक्शन में दिखा दिए, मतलब दोनों I1 प्लस मतलब कि I, ठीक। एंगल कितना सबटेंड रहा है 2 अल्फा, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2R sin अल्फा। अगर ये 2 अल्फा है तो ठीक, अगर अल्फा रहता तो साइन अल्फा बाई 2 होता है, ठीक। फोर्स होगा, ठीक है, I/R/LB, ठीक है, तो I × 2R sin अल्फा,
इज योर, ठीक है। इस केस में 0 नहीं होगा, क्यों? इसमें करंट क्लोज पाथ में मूव नहीं करता, तो दिस इज योर। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग टॉर्क के बारे में समझेंगे कि क्लोज लूप में भले फोर्स नहीं लगता लेकिन क्या उसमें टॉर्क का संभावना बनता है। उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल समझेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।